हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, और उसमें हमने 3 विधियाँ पढ़ ली थी। एक एल्केन से, दूसरा एल्कीन से, तीसरा एल्कोहल से, है ना। अब ये रिएक्शंस बार बार रिपीट होंगी ना आगे वाले चैप्टर में। जैसे एल्कोहल वाली रिएक्शन है, तीनों रिपीट हो जाएंगी वापस से, है ना। तो अपन ने एक ही बार है ना अच्छे से पढ़ लिया इसको यहीं पे, है ना। एल्कोहल में तो बस फॉर्मेलिटी रह जाएगी इसके लिए ना। ऐसे रिएक्शंस को पढ़ेंगे अपन, ऐसे समझ के पढ़ेंगे बिल्कुल, है ना। तो रिएक्शन शॉर्ट में हो जाएंगे ना। देखिए अगली विधि एक और बच रही है इसमें, और वो है आपके हैलोजन विनिमय। अगली कौन सी है? हैलोजन विनिमय। चौथी बनाने की विधि है। देखिए हैलोजन विनिमय, हेलोजन एक्सचेंज, है ना। यानी हेलोजन का एक्सचेंज कर लिया जाए। कल भी बोला था मैंने, एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड है, ये आसानी से नहीं बनते, है ना। फ्लोराइड तो कभी बनता ही नहीं डायरेक्टली, और आयोडाइड है ना वैसे प्रबल ऑक्सीकारक वगैरह लेते हैं, इस तरीके से कंडीशंस वगैरह लेते हैं ना, तो आयोडाइड बन जाता है ना। बाकी ये थोड़ा सा आसानी से नहीं बन रहे हैं ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, या तो क्लोराइड बनता है आसानी से, या ब्रोमाइड। तो क्लोराइड या ब्रोमाइड में से क्या करते हैं हम, या तो क्लोराइड लेंगे तो क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। किसके द्वारा? या तो फ्लोरीन के द्वारा या फिर आयोडीन के द्वारा। तो इसी मेथड को क्या बोलेंगे अपन? हैलोजन विनिमय। कौन सा बच्चों? हैलोजन विनिमय। तो क्या लिखेंगे अपन कि एल्किल हैलाइड में उपस्थित एक हैलोजन का प्रतिस्थापन दूसरे हैलोजन द्वारा कराना क्या कहलाएगा? हैलोजन विनिमय। ये लीजिए, एल्किल हैलाइड में उपस्थित एक हैलोजन का प्रतिस्थापन दूसरे हैलोजन द्वारा कराना हैलोजन विनिमय कहलाता है। हैलोजन विनिमय कहलाता है। है ना। ये 2 प्रकार से हो सकता भी है ना। तो मैं आगे क्या लिखूंगा? ये 2 प्रकार से हो सकता है। हाँ जी, देखिए कैसे। ये 2 प्रकार से हो सकता है ना। पहला है आपकी हाँ जी, देखिए पहला है आपकी फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया पहली कौन सी है आपकी? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। देखिए फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया क्या है ना। एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड, है ना। ये ले लो आप, ना एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड ले लो ना, और उसकी अभिक्रिया किससे करवा दो आप? सोडियम आयोडाइड से करवा दो ना। तो क्या कहेंगे अपन?
एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड ले लो ना, ये लो कि अभिक्रिया या तो मेथेनॉल ले लो आप, अथवा शुष्क एसीटोन, ड्राई एसीटोन, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। एल्किल आयोडाइड बनता है। यह अभिक्रिया फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। फिंकेल्स्टाइन, इसको आप फिंकेल्स्टाइन बोल दो या फिंकेल्स्टीन बोल दो, एक ही बात है ना। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहलाती है ना। कैसे देखिए, या तो आप RCl ले लो या फिर आप क्या ले लो, RBr, यानी आप या तो एल्किल क्लोराइड ले लो या फिर एल्किल ब्रोमाइड ले लो और इसकी अभिक्रिया करवा दो किससे? सोडियम आयोडाइड से। किससे? सोडियम आयोडाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, शुष्क एसीटोन। अरे सूखा होगा ना, उसमें नमी वगैरह नहीं होगा ना, शुष्क एसीटोन, ड्राई एसीटोन लेना है ना। या फिर मेथेनॉल भी ले सकते हैं ना, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको ड्राई एसीटोन या ना याद रखना ना, या फिर मेथेनॉल ले लो। ये लो, क्या होगा देखिए, अगर मैं एल्किल क्लोराइड लेता हूं तो इधर से तो Cl चला जाएगा और इधर से कौन चला जाएगा? Na। और अगर मैं ये लूंगा ब्रोमाइड तो इधर से ये क्या चला जाएगा? Br, और वही Na तो जाएगा। तो बनेगा क्या? देखो बनने वाला तो ये है ना, चाहे ये लो आप क्लोराइड लो या ब्रोमाइड लो, बनेगा क्या? आयोडाइड। यानी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड में से क्लोरीन या ब्रोमीन का प्रतिस्थापन किससे हो जाएगा? आयोडीन से। तो एक एलोजन का प्रतिस्थापन दूसरे से हो रहा है, इसीलिए नाम क्या है? एलोजन एक्सचेंज मेथड है ना, विनिमय मेथड। और साथ में क्या बनेगा? अगर मैं ये लूंगा एल्किल क्लोराइड तो साथ में बनेगा NaCl, और फिर या मैं एल्किल ब्रोमाइड लूंगा तो इसकी जगह क्या बन जाएगा आपके? NaBr। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है आपके? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? फिंकेल्स्टाइन। इंपॉर्टेंट है दोनों ही, है ना, फिंकेल्स्टाइन स्वार्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो फिंकेल्स्टाइन पढ़ ली, स्वार्ट अभी आगे पढ़ने वाले हैं ना, ठीक है। तो क्या हुआ कि एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड ले लो, इसकी अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से करवा दो तो क्या बनेगा? एल्किल आयोडाइड। अभिक्रिया का नाम क्या है? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। अब देखिए आगे, ये जो NaCl और NaBr है ना, अरे ये जो NaCl और NaBr है, ये इस NaI की तुलना में ना, किसकी तुलना में? NaI की तुलना में इस ड्राई एसीटोन के अंदर है ना कम घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? कम घुलनशील। अब घुलनशील कम है तो वो क्या होगा? आसानी से अवक्षेप बना लेंगे, है ना, आसानी से क्या बना लेंगे? अवक्षेप। इसलिए लासा-तेली के नियम से अभिक्रिया किधर हो जाएगी? अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी ना। अरे लासा-तेली ये कहता है ना कि साम्यावस्था पर यदि है ना आपने क्या कर दिया, उत्पाद की कंसंट्रेशन को घटा दिया ना, तो अभिक्रिया किधर चली जाएगी? अरे किधर चली जाएगी? अग्र दिशा में। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई तो भी अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, ऐसा लासा-तेली का नियम कहता है ना। तो यहाँ अरे ये अवक्षेप बना लेंगे, ये तो नीचे बैठ जाएंगे,
तो क्या हुआ, उत्पाद की तरफ कंसंट्रेशन कम होगी, केवल एल्किल आयोडाइड बचा है ना, वो तो पीपीटी बना लिया, अब उसको छान के पीपीटी को अलग कर दो, ये लो, तो इधर उत्पाद की तरफ कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तब अभिक्रिया लासा-तेली के नियम से किधर हो जाएगी, अग्र दिशा में विस्थापित। अब अग्र दिशा में विस्थापित होगी, इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड अभिक्रिया करके क्या देगा, एल्किल आयोडाइड। और फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया में हमारा टारगेट जो है ना, उद्देश्य पर्पज है वो यही तो है, एल्किल आयोडाइड बनाना। तो अभिक्रिया किधर आगे की दिशा में चलनी चाहिए ना, अग्र दिशा में। तो क्या कहेंगे कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड व NaBr कॉमा NaI की तुलना में, किसकी तुलना में, NaI की तुलना में शुष्क एसीटोन में कम घुलनशील होने के कारण आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं, आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे अभिक्रिया अग्र दिशा में, कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में विस्थापित हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। किसके नियम से, लासा-तेली के नियम से। ये लीजिए, लासा-तालीय बोल दो, लासा-तेलीय बोल दो, एक ही बात है ना, लासा-तेलीय नियम से, लासा-तेली के नियम से अभिक्रिया किधर विस्थापित हो जाएगी, अग्र दिशा में। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड और ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके क्या देगा हमको, एल्किल आयोडाइड। और यही हमारा पर्पज है ना, ये क्या बन गया, एल्किल आयोडाइड। ये लीजिए, एल्किल आयोडाइड। तो आयोडाइड आसानी से नहीं बन रहा था ना डायरेक्टली, इसलिए हमने क्या कर दिया, अरे इनडायरेक्टली मेथड लगा दिया, कौन सा, फिंकेल्स्टाइन। तो ये एक अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है ना। अब हम एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं ना, किससे, वही एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड से। और कैसे बनाएंगे देखिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए सेकंड वाली अभिक्रिया है ना, मैं यहीं पे लिख देता हूं, देखो स्वार्ट अभिक्रिया है ये ना। कौन सी अभिक्रिया है, स्वार्ट अभिक्रिया। चलिए एक बार इरेज कर देता हूं ना कंप्लीट। हाँ जी बच्चों,
हाँ जी, देखिए दूसरी है स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया सेकंड है हैलोजन विनिमय में स्वार्ट अभिक्रिया। दोनों ही अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है ना, स्वार्ट भी इंपॉर्टेंट है और है ना फिंकेल्स्टाइन भी इंपॉर्टेंट है, यानी हैलोजन विनिमय कैसा है, इंपॉर्टेंट है ना। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें वही एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड लेते हैं ना, और उसकी अभिक्रिया है ना धातु के फ्लोराइडों से करवाते हैं ना। धातु के फ्लोराइड, धातु की फ्लोरीन से अभिक्रिया होगी, फ्लोराइड बनेंगे ना, तो धातु के फ्लोराइडों से करवाते हैं ना, तो इनको धात्विक फ्लोराइड बोलते हैं ना। तो क्या कहेंगे, एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड है ना, वही एल्किल क्लोराइड ले लो आप या ब्रोमाइड ले लो, की अभिक्रिया धात्विक यानी धातु के है ना फ्लोराइडों धात्विक फ्लोराइडों जैसे AgF कॉमा Hg2F2 कॉमा COF2 व SvF3 यार। तो AgF का मतलब है ना सिल्वर का फ्लोराइड हो गया, Hg2F2 का मतलब मरकरी है ना पारा, उसका फ्लोराइड हो गया। ऐसे कोबाल्ट का फ्लोराइड हो सकता है, Sv का मतलब एंटीमनी का फ्लोराइड हो सकता है ना, यानी धातु का कोई फ्लोराइड ले लो एक ना, से कराने पर एल्किल फ्लोराइड बनता है ना, एल्किल फ्लोराइड बनता है ना। एल्किल फ्लोराइड बनता है। यह अभिक्रिया स्वार्ट अभिक्रिया कहलाती है ना। कौन सी अभिक्रिया, स्वार्ट अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, स्वार्ट अभिक्रिया। देखिए क्या है अभिक्रिया, वही RCl या फिर क्या लेते हैं हम RBr, और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी अपन ने, मान लो है ना AgF से। किससे करवा दी, AgF से, है ना। चाहो तो प्रेजेंस याद रखो तो रखो, नहीं कोई जरूरी नहीं है ना। DMSO जैसे वहां ड्राई एसिटोन सॉल्वेंट का काम कर रहा था ब्लैक का ना, ऐसे यहाँ DMSO किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा ना। तो बनेगा क्या, देखो अगर मैं ये लूंगा तो इधर से Cl और इधर से Ag, और अगर मैं Br लूंगा तो इधर से Ag और इधर से Br, और बनेगा तो क्या बनेगा, तो दोनों ही केस में एल्किल फ्लोराइड बनेगा। एक तरीके से दो अभिक्रियाएं होगी, क्लोराइड के साथ करो, एक बार ब्रोमाइड के साथ करो। मैंने एक साथ करवा दिया ना, और साथ में क्या बन रहा है, अगर मैं वो लूंगा एल्किल क्लोराइड तो AgCl बनेगा, एल्किल क्लोराइड लूंगा तो, और एल्किल ब्रोमाइड लूंगा तो AgBr बनेगा। ठीक है, ये अभिक्रिया कौन सी होगी आपकी, स्वार्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, स्वार्ट। तो DMSO की फुल फॉर्म है ना, ये लीजिए डाइमेथिल सल्फोक्साइड, डाइमेथिल सल्फोक्साइड, ऐसा है ये ना। ये तो सल्फोक्साइड और डाइमेथिल का मतलब ये मेथिल और ये आपका मेथिल है ना। याद रखें तो रखें ना, कोई जरूरी नहीं है आपको ना। DMSO ऐसा NCERT में लिखा हुआ नहीं है ना, याद रखें तो रखें ना। हाँ, आगे के लेवल पे पढ़ते हैं अपन ना, हायर लेवल पे तो DMSO लिखते हैं ना। सॉल्वेंट का काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिखो तो लिखो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। और भी कोई सा फ्लोराइड ले सकते हैं अपन में से, कोई बनने वाला क्या है, एल्किल फ्लोराइड। क्या है बच्चों, एल्किल फ्लोराइड। ये लीजिए एल्किल फ्लोराइड,
तो बनने वाला क्या है, एल्किल फ्लोराइड बनेगा ना। क्या बनेगा बच्चों, एल्किल फ्लोराइड। ये अभिक्रिया हुई आपकी स्वार्ट अभिक्रिया। तो बनाने की सारी विधियां कंप्लीट हो गई हैं, 4 विधियां थी ना, पर 4 के अंदर देखा जाए तो ना, जैसे एल्केन तो अकेला था, एल्किन के अंदर 2 अभिक्रियाएं पड़ी थी, HX का योग और हेलोजन का योग। फिर एल्कोहल के अंदर 3 अभिक्रियाएं पड़ी थी, है ना, और इसके अंदर 2 हो गई। तो देखा जाए तो 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 अभिक्रियाएं होगी वैसे, है ना, देखा जाए तो। ठीक है ना। अब हम आगे मूव करते हैं भौतिक गुणधर्मों की तरफ, है ना। किसकी तरफ, भौतिक गुणधर्मों की तरफ, है ना। तो देखिए भौतिक गुणधर्म में अपन को ना वैसे छोटी मोटी बातें तो पढ़नी नहीं है अपन को ना। जैसे ऐसा सवाल कोई नहीं पूछेगा कि भाई 2-3 कार्बन तक के हैं गैस होते हैं ना, थोड़े से ज्यादा कार्बन वाले होते हैं 8-10 कार्बन तक के वो लिक्विड होते हैं ना, और उससे ज्यादा वाले 10-12 कार्बन से ज्यादा वाले होते हैं वो ना ठोस होते हैं ना। तो ऐसी बातें तो अपन को पढ़नी नहीं है ना। अपन तो आगे ना जो काम का है, जहां से क्वेश्चंस पूछ सकता है ना, वो बात पढ़ते हैं ना। देखिए तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं आगे भौतिक गुणधर्म। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, कर लिया होगा आपने नोट डाउन। देखिए भौतिक गुणधर्म देखिए आप। हाँ जी बच्चों, हाँ जी देखिए भौतिक गुणधर्म क्या है। हाँ जी बच्चों देखिए आप, हाँ जी देखिए अगली हेडिंग क्या है अपनी, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, भौतिक गुणधर्म। देखिए भौतिक गुणधर्म में हमको पढ़ना है सबसे पहले क्वथनांक, और इसको शॉर्ट में अपन बोलेंगे ना, ये लोग BOILING, बॉइलिंग पॉइंट, और शॉर्ट में मैं इसको बोलूंगा BP। शॉर्ट में क्या बोलूंगा इसको मैं, BP का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु। देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, काम का है ना, जो काम के पॉइंट है उन्हीं को पढ़ते हैं ना। इसमें देखिए आप एक फॉर्मूला याद रखें ना, फॉर्मूला क्या है, देखिए ये फॉर्मूला काम का है ना। देखिए बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मॉलिक्यूलर वेट की, मॉलिक्यूलर वेट, जिसको आप हिंदी में अणुभार बोलते हैं ना। तो क्वथनांक के वो अणुभार के कैसा है, समानुपाती। एक सरफेस एरिया के भी कैसा होता है, समानुपाती, किसके, सरफेस एरिया के समानुपाती। और नंबर ऑफ ब्रांचिंग के कैसा है, ये नंबर ऑफ ब्रांचिंग बोल दो ना, या उसको साइड चेन बोल दो, पार्श्व श्रृंखला ना, या शाखन की संख्या ना, तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग। अब हम 1 by 1 एग्जांपल देते हैं ना। तो आपको ये याद रखना ना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एनी टाइम क्वथनांक के लिए। आपको ये ना, अरे ब्रह्मास्त्र है ना, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना ना। इस फॉर्मूले का यूज मैं है ना बहुत जगह करूंगा ना, बार बार जब भी क्वथनांक की बात आएगी इसी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा ना। तो क्वथनांक के वो अणुभार के समानुपाती है ना, सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो या सतही क्षेत्रफल कह दो ना, उसके समानुपाती है। और नंबर ऑफ ब्रांचिंग का मतलब शाखन की संख्या, साइड चेन की संख्या, पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या, जो हम IUPAC नेमिंग है ना, IUPAC नेमिंग की थी अपन ने, उस दौरान सीख के आए थे अपन ना। इसकी हिंदी चाहो तो देखिए, हिंदी इसकी है अणुभार,
हाँ, इसको शॉर्ट में तो मैं MW बोला करूंगा ना, MW ऐसा, ये लीजिए। अब आगे से मैं MW लिखूंगा इसको ना, मॉलिक्यूलर वेट। सरफेस एरिया को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल या सतही क्षेत्रफल बोल दो ना, सतही क्षेत्रफल। सरफेस का क्षेत्रफल कितना है, और इसको तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग का मतलब है शाखन की संख्या, शाखाओं की संख्या ना, तो शाखन की संख्या, नंबर ऑफ ब्रांचिंग का मतलब शाखन की संख्या, ठीक है ना। अब देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं सबसे पहले। क्वेश्चन तो क्या रहेगा अपना कोई कि निम्न को कथनांक के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित करो ना, बढ़ते में करवाओ घटते में करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए सबसे पहला एग्जांपल है आपको, मैंने ये दे दिया CH3F, हाँ जी, एक मैंने दे दिया CH3Cl, एक आपको CH3Br और एक दे दिया आपको CH3I, ये लीजिए। और कह दे इनको ना, अरे क्वथनांक के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, आपसे बढ़ता क्रम पूछे तो बढ़ता क्रम ही है ना, मैं अरेंज करना है, घटता पूछे तो घटते में करना है, और कुछ नहीं दे कि निम्न को क्वथनांक किया ना, अरे क्रम में व्यवस्थित कीजिए ना, तो आपको आपकी इच्छा है आप घटते में करो या बढ़ते में। घटते क्रम को हम अवरोही क्रम भी बोलते हैं ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, और बढ़ते क्रम को हम आरोही क्रम भी बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम का मतलब है ना कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते आप 100 पे पहुंच गया ना, घटते का मतलब 100 से 1 पे आ गया आप ना, तो वो कैसा है घटता क्रम, घटते को अवरोही बढ़ते को आरोही है ना। और साइन, साइन ऐसा है देखो, ये घटते क्रम का साइन है और बढ़ते क्रम का साइन ये है ना, ये लीजिए, ये घटते क्रम का है, ये बढ़ते क्रम का है। मैं एक बार लिख भी देता हूं ना, ये लीजिए, ये तो किसका है, घटते या अवरोही क्रम का ना, ये लीजिए, घटता क्रम या अवरोही क्रम। और ये कौन सा है, बढ़ते या फिर आरोही क्रम का। कौन से क्रम का बच्चों, आरोही क्रम का। ये लीजिए, ये घटते क्रम का, ये बढ़ते क्रम का। मैं सब कुछ है ना आपको ईच एंड एवरीथिंग है ना सब कुछ लिख रहा हूं ना, आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है ना। क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ करवाए जाएंगे आपको, बिल्कुल है ना 100% है ना। आपका दिसंबर तक का टारगेट है ना, दिसंबर तक आपको ना, अब तक मैंने आपको है ना मतलब 12th क्लास में 9 वीडियो काट दो, 29 वीडियो डाल दी अब तक है ना। आज ही है ना 30 नंबर का वीडियो है ना, तो आपको बिल्कुल सारे है ना वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बस आपकी ड्यूटी है ना, आप उनको अच्छे से पढ़े ना। आपको अगर अच्छा लगे तो आगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, जितना ज़्यादा ना अरे मुझे है ना मतलब जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा ना, मैं उतना ही आपको ना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा ना। आपको कहीं इधर उधर देखना ही नहीं पड़ेगा ना कि भाई उधर से ये क्वेश्चन देखो वो देखो वो देखो। जितना मैं पढ़ाऊंगा ना, अरे इतना कर लिया आपने, कैसा पेपर बना दूंगा ना, कैसा एग्जामिनर आ जाए, कैसे पेपर सेटर आ जाए ना, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ना। बस आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है ना, और लास्ट में देख लेंगे रिवीजन वगैरह भी करवा देंगे आपको ना, मैराथन क्लास वगैरह लगा के ना, उसके लिए डोंट वरी रहिए आप ना, ठीक है। एक बार इनऑर्गेनिक का देख लेंगे, एक बार ऑर्गेनिक, एक बार फिजिकल, और फिर एक बार सबका कंबाइंड, ठीक है ना। बस आपका साथ बने रहना चाहिए ना, आप अच्छे से है ना। हाँ, नए हैं तो आप है ना और भी बच्चे देख रहे हैं ना भाई, अपने स्कूल्स वगैरह हैं उनके अलावा ना और भी बच्चे देख रहे हैं ना। हाँ, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं ना, तो चाहे तो वो नोट्स उनको प्रोवाइड करवा देंगे, या चैनल पे भी आप है ना, हाँ चैनल पे भी डाल देंगे ना। चाहे तो आप फोटो कॉपी वगैरह निकाल सकते हैं ना, और अगर ऑफलाइन लेना चाहें तो आप ऑफलाइन आके ले सकते हैं ना, ठीक है ना। अब देखिए, हाँ अच्छा लगे तो क्लास को आ गया ना शेयर करें ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, आप देखो आपको इस फॉर्मूले में जंप नहीं लगानी है ना। अरे इस फॉर्मूले के अंदर जंप नहीं लगाना आपको ना, सबसे पहले आपको ना बिल्कुल ऑर्डर में चलना ना। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के कैसा है, समानुपाती, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट चेक करना है ना। अरे क्या चेक करना है, मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाता है ना, अरे मॉलिक्यूलर वेट किससे आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, अणुसूत्र से अनुभार आता है ना। अरे अणुसूत्र से क्या आता है, अनुभार। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 है ना, तो ग्लूकोज का अनुभार 180 होता है ना। अरे ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है, 180। अब वो किससे आया, अणुसूत्र से तो आया। तो बस सबसे पहले आपको क्या करना है, अनुभार चेक करना है। उसके बाद अनुभार यदि सेम हो जाता है तो फिर आपको या तो सरफेस एरिया पे जाना है या फिर नंबर ऑफ ब्रांचिंग पे जाना है।
ऐसे नहीं डायरेक्टली सरफेस एरिया या फिर नंबर ऑफ ब्रांचिंग पे चलेगी, गलत हो जाएगा ना। तो आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट चेक करना है, मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है तो फिर सरफेस एरिया या नंबर ऑफ ब्रांचिंग देखते हैं ना। सरफेस एरिया के समानुपाती, नंबर ऑफ ब्रांचिंग के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब समझ गए ना, अरे एक बढ़ रहा तो दूसरा बढ़े, एक घट रहा तो दूसरा भी घटेगा ना। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बढ़े तो दूसरा घटेगा ना, या एक घटे तो दूसरा बढ़े, ठीक है। तो एक बार देखिए आप, है ना, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया ना, इसको मैं सॉल्व करता हूँ ना, आप देखिए। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, देखिए सबसे पहले देखिए, अरे ये वाला CS3 देखिए, CS3 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 CS3, अरे ये तो चारों में कॉमन है ना, तो फर्क किससे पड़ेगा। देखिए इधर तो कौन है, इधर तो F है आपके, ना, इधर कौन है Cl, इधर कौन है आपके Br, इधर कौन है आपकी I, FCl Br I, ये अलग अलग है ना। इसका मतलब CS3 की वजह से तो कार्बन का तो परमाणु भार 12 है, एक हाइड्रोजन का एक, तो 12 और 3 15 15 15 तो सब में है ना, ये तो कॉमन है बस। तो फ्लोरीन का देख लो आप, फ्लोरीन का 19 होता है ना, क्लोरीन का आपको पता है 35.5 होता है ना, ब्रोमीन का 80 होता है ना 80, और आयोडीन का 127 होता है ना। तो आपको तो ऐसे याद नहीं रखना ना इसकी वैल्यू, आप तो ऐसे याद रख लो फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कम है और नीचे जा रहे हैं, क्लोरीन का उससे ज्यादा, ब्रोमीन का उससे ज्यादा, आयोडीन का सबसे ज्यादा। इसका मतलब यहाँ 127 जुड़ेगा इसमें, तो इसका अणुभार क्या होगा, सबसे ज्यादा आएगा। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि अणुभार बढ़ेगा, अरे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट इसका सबसे ज्यादा है ना, अरे मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट है भैया ना, जबकि इधर कैसा है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। ये लीजिए, जब ये मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा आपके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, अरे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा आपकी 4 सबसे ज्यादा, फिर आपका 3, फिर आपका 2, और सबसे कम कौन होगा आपके 1। कौन सा क्रम जमा दिया मैंने, घटता या अवरोही क्रम। अरे जिसकी तरफ मुंह है ना खुला वो ही बड़ा, तो मुंह खुला है इधर है, 4 बड़ा है 3 से, फिर 3 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से, तो वही तो हो गया। अरे 100 99 98 97 करते करते 1 पे आ गया अपना ना। तो ये कौन सा क्रम है आपका, घटता क्रम या अवरोही क्रम, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, अगला एग्जांपल देता हूं फिर मैं ना। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, बिल्कुल इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको एनी टाइम, है ना। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन से लेता हूं ना, इसी के अंदर हाँ जी, देखिए आप अगला एग्जांपल लेता हूं मैं। हाँ जी बच्चों, देखिए आप हाँ जी, अगला एग्जांपल देखिए आप। अगला एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, ये देखिए एग्जांपल नंबर 2 है ना। देखिए आपको ऐसा दे देंगे, मान लो एक आपको ये दे दिया फर्स्ट, ये लीजिए, सेकंड आपको ऐसा दे देंगे, ये लीजिए, और थर्ड आपको ऐसा दे देंगे। हाँ जी, देखिए थर्ड आपका ये हो गया। अच्छा एक सेकंड है ना, थर्ड आपका ये हो जाएगा।
थर्ड आपका ये हो गया। अब देखिए सबसे पहला काम क्या हमारा मॉलिक्यूलर वेट चेक करना ना, तो मॉलिक्यूलर वेट चेक कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन, हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 2 9 2 11 H11 और एक कौन है Cl। यहाँ भी चेक कर लीजिए आप, देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो 3 6 7 2 9 और 2 11 और एक वही Cl। वहां भी देख लीजिए आप 3 6 9 और 2 11 और 5 कार्बन है और एक क्या है Cl। इसका मतलब अरे C5H11 Cl सबका अणुसूत्र एक जैसा है ना, इसका मतलब क्या हुआ अणुसूत्र एक जैसा तो अणुभार भी एक समान आएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसा हो गया सेम। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ना, या तो सरफेस एरिया देख लो आप या फिर नंबर ऑफ ब्रांचिंग देख लो। देखो सरफेस एरिया कैसे देखते हैं, देखिए अपन ने IUPAC नाम दिया था ना, IUPAC नाम ऐसे देते हैं ना 5 कार्बन की चेन, या आपके 3 कार्बन की चेन बनेगी ना इस तरीके से, और यहाँ कितने कार्बन की चेन बनेगी आपके 3 कार्बन की, यहाँ 4 की वहां 3 की। तो देखिए सरफेस एरिया यहाँ ज्यादा है, उससे कम यहाँ सबसे कम सरफेस एरिया वहां है ना। और सरफेस एरिया कैसा आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट के है ना समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना समानुपाती। इसका मतलब सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका क्वथनांक क्या होगा ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा आपकी, अरे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड का, और सबसे कम किसका है आपके थर्ड का। ये लीजिए मैंने ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जमा दिया ना। और पैसे देखें तो देखिए आप, अगर आपको याद हो ना, अरे ये N हो गया आपकी N पेंटिल क्लोराइड, ये कौन सा हो गया आपके आइसो, सेकंड कार्बन पर एक मैथिल ग्रुप आ गया ना, वहां 2 मैथिल ग्रुप आ गए, तो ये क्या हो गया नियो। और याद करो आप N आइसो नियो, अरे समावेशियों के लिए लगाते थे अपन ना, है याद कि समावेशी जो होते हैं ना उनको अपन पृथक करने के लिए ना, विभेदित करने के लिए N आइसो नियो लगाते थे ना। तो N आइसो नियो लग रहा है, तो समावेशी की मस्ट कंडीशन क्या थी, अरे अणुभार कैसा हो समान, या अणुसूत्र कैसा हो समान, अणुसूत्र समान तो अणुभार भी समान, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ना। ये लीजिए वो नियो पेंटिल क्लोराइड है, ये आइसो पेंटिल है, ये N पेंटिल है। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, ये लीजिए नंबर ऑफ ब्रांचिंग से भी कर सकते हो आप इसको ना। देखिए यहाँ तो कोई ब्रांचिंग नहीं है, नॉन ब्रांचिंग है, यहाँ देखिए एक ब्रांचिंग आ गई, उधर आपके 2 ब्रांचिंग आ गई है ना, तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग यहाँ ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है कम। यहाँ नंबर ऑफ ब्रांचिंग है ही नहीं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा। अब देखिए आप अगला एग्जांपल है आपके, जैसे मैंने ये ले लिया, देखिए CH3 CH2 CH2 और ये CH2, ये आपके Cl। एक देखिए मैंने ऐसा ले लिया, हाँ जी, एक मैंने ये ले लिया, और एक देखिए मैं ऐसा ले रहा हूं, ये लीजिए। देखिए आप इसको देखिए आप, देखिए यहाँ 4 कार्बन है, नॉन ब्रांचिंग है ना, ये N हो गया, ये ना ये आपका ये सेकेंडरी है आपका ना, और इसको देखें तो ये टर्सरी है आपका ना, एंड सेकेंडरी टर्सरी। अरे ये क्या है आपकी, वही देखो अणुसूत्र समान है इनका सबका, वही 4 कार्बन, एक एक Cl, हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन है यहाँ, तो इसका मतलब सबका अणुसूत्र समान है, तो अणुभार भी कैसा आएगा समान। जो अणुभार समान है तो आगे बढ़ते हैं हम कहाँ, या तो सरफेस एरिया देख लो या नंबर ऑफ ब्रांचिंग देख लो। देखिए सरफेस एरिया तो मैंने उसमें बता दिया अब की बार नंबर ऑफ ब्रांचिंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ तो कोई ब्रांचिंग है ही नहीं, अरे ऐसा कहते हैं कॉर्नर पे है Cl है ना, यहाँ देखो अरे बीच में आ गया Cl, कहाँ गया बीच में, तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग 1 हो गया। जबकि यहाँ देखिए 3 कार्बन की चेन बना हुई, तो एक ब्रांचिंग ये रही, दूसरी ब्रांचिंग ये रही है ना। तो अगर अपन देखें यहाँ से कि नंबर ऑफ ब्रांचिंग है ना, ये लो नंबर ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है ना। तो देखिए इसमें तो 0 है, इसमें आपके 1, इसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग कितनी है 2, और हमको पता है नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ती है, अरे शाखाओं की संख्या बढ़ती है, शाखन की संख्या बढ़ती है, तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए अब ये आपके बॉइलिंग पॉइंट, इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रांचिंग वहां 2 है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट, फिर आपके सेकंड, और सबसे कम कौन होगा आपकी थर्ड। ये लीजिए इसको मैं दे देता हूं फर्स्ट, ये आपका सेकंड, और ये आपका क्या है थर्ड। ये लीजिए इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं ना। बॉइलिंग पॉइंट के सवाल अच्छे हैं ना, सवाल आते रहते हैं भैया ना, तो एक बार आप इसको ना नोट डाउन कीजिए ना, आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिया आपने, देखिए आगे, हाँ जी
तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है ना, क्या है वो देखिए आप। हाँ जी, क्वेश्चंस देखिए आप। हाँ जी बच्चों, देखिए आप क्वेश्चंस देखिए। हाँ जी, देखिए एल्किल हैलाइड जो होते हैं ना, एल्किल हैलाइड, देखिए ये एल्किल हैलाइड, ठीक है। एल्किल हैलाइड में हम पढ़ के आए, इस पे क्या होगा प्लस, इस पे माइनस। कार्बन और हैलोजन की विद्युत ऋणता में अंतर की वजह से इस बंध की प्रकृति कैसी होगी, ध्रुवीय। इसका मतलब एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, यानी ध्रुवीय अणु होते हैं ना। तो देखिए एक दूसरा एल्किल हैलाइड ये रहा, तो पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में यार अणु परमाणु आयनों की संख्या बहुत सारी होती है भैया ना। एक मोल भी अगर लेते हैं तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर, अवोगाद्रो संख्या बहुत बड़ी संख्या है ना, 6.022 गुणा 10 की पावर 23, इतनी बड़ी संख्या है ना एक मोल पदार्थ में, है ना। तो पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में ना, अरे लाखों करोड़ों अरबों खरबों ना, हमारी सारी संख्याएं खत्म हो जाएंगे ना, इतने अणु परमाणु या आयन होते हैं ना। इसका मतलब एल्किल हैलाइड अपन ने किसी पात्र में रखा मान लो, तो थोड़ी सी मात्रा, तो उसमें बहुत सारे ना एल्किल हैलाइड के अणु होंगे। तो इसका मतलब एल्किल हैलाइड कैसा, ध्रुवीय, ये भी कैसा, ध्रुवीय। और ध्रुवीय अणु अरे द्विध्रुव का काम करते हैं भैया ना। अरे ध्रुवीय अणु किसका काम करते हैं बच्चों, द्विध्रुव का। द्विध्रुव का मतलब अरे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, दोनों की नेचर अलग अलग है ना। तो यहाँ भी दो ध्रुव बन गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। और ये भी कैसा, ध्रुवीय अणु। तो ध्रुवीय अणु किसका काम करेगा भाई, द्विध्रुव का। अब देखो इधर माइनस इधर प्लस, और अपन ने क्या पढ़ा है, अपोजिट चार्ज में आकर्षण होता है भैया ना। अरे अपोजिट चार्ज के बीच क्या होता है, आकर्षण। तो दो द्विध्रुवों के बीच में आकर्षण कौन सा लगेगा, ये भी द्विध्रुव ये भी द्विध्रुव, दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। अरे इसका नाम क्या है बच्चों, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। ये लीजिए द्विध्रुव और ये द्विध्रुव। भाई ये भी ध्रुवीय अणु था, किसका काम कर रहा है, द्विध्रुव का काम कर रहा है। ये भी ध्रुवीय अणु है, किसका काम कर रहा है, द्विध्रुव का काम कर रहा है। तो आकर्षण बल कौन सा हो गया भाई, अरे आकर्षण बल कौन सा हो गया बच्चों, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो हमको याद क्या रखना है कि एल्किल हैलाइड के जो अणु होते हैं उनके मध्य में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है ना। तो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल काम करेगा, इसलिए इनका जो क्वथनांक है ना वो समान अणुभार वाले है ना। जैसे आप एल्केन ले लो, ईथर वगैरह ले लो ना, उनसे क्या होता है ज्यादा। तो सवाल ऐसा पूछ सकता है आपसे कि समान अणुभार वाले है ना, मतलब ऐसे कहते हैं कि एल्किल हैलाइड का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन या ईथर से कैसा है, ज्यादा। तो उसका कारण क्या है कि एल्किल हैलाइड के अणुओं के मध्य में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है ना, इसलिए इनका क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन या फिर ईथर से कैसा होता है, ज्यादा। तो क्या लिखूंगा मैं, नेक्स्ट पॉइंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ना, सवाल पूछ सकता है यहां से। तो क्या कहेंगे कि एल्किल हैलाइड के अणुओं के मध्य, एल्किल हैलाइड के अणुओं के मध्य कौन सा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा आकर्षण बल बच्चों, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। इसलिए इनका क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन
वह ईथर से अधिक होता है, अधिक होता है। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। या चलो एक बार मैं इसको ना, या चलो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए इसको ना, ठीक है। तो क्या हुआ कि एल्किल हैलाइड के अणुओं के बीच में, अरे एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं, ध्रुवीय नेचर के। अब ध्रुवीय नेचर के तो एल्किल हैलाइड का एक अणु द्विध्रुव का काम करेगा, दूसरा भी द्विध्रुव का काम करेगा, जितने भी अणु सारे द्विध्रुव का काम करेंगे ना। तो दो अणुओं के बीच में आकर्षण बल देखें अपन तो कौन सा है, ये भी द्विध्रुव ये भी द्विध्रुव, तो दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है, तो नाम क्या हो गया, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। इसलिए इनका क्वथनांक समानानुभार वाले एल्केन ईथर से कैसा होता है, ज्यादा। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, इंपॉर्टेंट है ना। अरे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, ये लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे ना। ऐसे क्वेश्चंस में ना कई जगह लिखा हूं आपको ना। हाँ जी, तो आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट है विलेयता, है ना। भौतिक गुणधर्म के अंदर एक विलेयता और है ना। देखिए विलेयता क्या है, सुनिए। हाँ जी, देखिए विलेयता क्या है, सुनिए। अभी अपन ने क्या पढ़ा है कि एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं आपके, अरे ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं ना। कैसे होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति की। और देखो विलेयता के लिए एक सिद्धांत काम करता है ना कि समान समान में घुलता है या समान समान को घुलता है ना। अरे विलेयता का मतलब क्या है, घुलना ना। अरे विलेयता का मतलब क्या है, घुलना। अगर कोई है ना कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के अंदर है ना, अरे आसानी से घुल रहा है तो विलेयता ज्यादा, आसानी से नहीं घुल रहा, मुश्किल से घुल रहा है तो विलेयता कम। तो अपन क्या करें, एल्किल हैलाइड कैसे हैं, ध्रुवीय प्रकृति के। और जल जो होता है, जल, अरे जल भी ध्रुवीय प्रकृति का होता भी है ना। जल में H+OH- है ना, H+OH- आयन होते हैं भैया ना। तो इसका मतलब जल भी कैसा, ध्रुवीय है, और एल्किल हैलाइड भी कैसा, ध्रुवीय। और एक सिद्धांत क्या काम करता है विलेयता के लिए कि समान समान में घुलता है या समान समान को घुलता है। इसका मतलब ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय है, जल भी कैसा, ध्रुवीय, सेम सेम नेचर के हैं, ज्यादा घुलना चाहिए। लेकिन एल्किल हैलाइड क्या होता है, अरे जल में बहुत कम विलेय होता है ना, अल्प विलेय होता है, या कह दो अविलेय होता है ना। उसका कारण क्या है, देखिए अब, यानी मेरा अगला पॉइंट क्या है, विलेयता। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, विलेयता। और विलेयता को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी, है ना, विलेयता। तो देखिए इसका कारण क्या है, एल्किल हैलाइड के अणुओं के बीच में तो द्विध्रुव आकर्षण बल काम कर रहा है ना। और जल के अणु है ना, इनके बीच में 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रही है भैया ना। अरे कौन सी बॉन्डिंग काम कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे करती है वो देखेंगे भैया ना। तो देखो एक के बीच में द्विध्रुव आकर्षण बल, दूसरे के बीच में क्या लग रहा है, अरे दूसरे के बीच में हाइड्रोजन बंध लग रहा है ना। हाइड्रोजन बंध ज्यादा मजबूत है किससे, द्विध्रुव आकर्षण बल से। अब मैंने दोनों को मिलाया तो देखो एक में क्या था, अरे एक में मजबूत था हाइड्रोजन बंध, एक में कमजोर था ना, कौन सा, द्विध्रुव आकर्षण बल। अब दोनों को मिलाया तो क्या होगा, अरे दोनों के मध्यवर्ती टाइप का तो बनेगा आकर्षण बल। अरे पहले जल अलग, एल्किल हैलाइड अलग। जल में द्विध्रुव आकर्षण, सॉरी, जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एल्किल हैलाइड में द्विध्रुव आकर्षण बल। अब दोनों को मिलाया तो अब किसके बीच में बॉन्डिंग होगी, अरे एल्किल हैलाइड और जल के बीच में होगी। तो एक में द्विध्रुव, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इनमें क्या होगा, अरे दोनों के बीच का क्या बनेगा, कोई ना कोई बंध बनेगा ना। यानी दोनों के बीच किया ना सामर्थ्य का क्या बन जाएगा, कोई बंध। अरे मान लो एक के पास 100 रुपए, एक के पास 40 रुपए, दोनों साझा कर लेना तो क्या होगा, या दोनों का एवरेज निकालूं मैं तो एवरेज तो कम ही आएगा। अरे 100 वाले से तो कम ही आएगा, 40 वाले से क्या आएगा, ज्यादा। तो वही बात तो होगी, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक में द्विध्रुव आकर्षण बल, दोनों को मिलाएंगे तो इनके बीच का कोई ना कोई आकर्षण बल काम करेगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बंध वाला था, अरे जैसे 100 रुपए थे उससे तो कम ही आएगा ना एवरेज, तो हाइड्रोजन बंध था उससे तो कम माना स्ट्रेंथ का क्या आएगा, आकर्षण बल। और उस है ना द्विध्रुव से क्या आएगा, थोड़ा सा ज्यादा वाला। तो ऑल ओवर तो क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो घट ही गया ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो क्या हुआ कि एल्किल हैलाइड और जल के अणुओं के मध्य में अरे प्रबल आकर्षण बल काम करता है ना। जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें द्विध्रुव आकर्षण बल। किंतु एल्किल हैलाइड और जल के अणुओं के बीच में जो नया आकर्षण बनेगा ना, अरे नया आकर्षण बनेगा वो उतना मजबूत नहीं है ना, उतना मजबूत नहीं है, उससे कम ऊर्जा निकलती है ना। तो इसका मतलब पहले आकर्षण को तोड़ा, ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ी, बाद में आकर्षण नहीं बने तो ऊर्जा कम निकली। अरे खर्च ज्यादा हो जाए, जेब में पैसा कमाए ज्यादा जाए ना, तो क्या हो जाएगा, लॉस। और लॉस क्या होगा, यहाँ एल्किल हैलाइड जल में विलय नहीं होगा। दोबारा सुनिए आप, मैंने क्या कहा, एल्किल हैलाइड में द्विध्रुव आकर्षण बल, जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों को मिलाया
तो अब आकर्षण बल जो बनेगा ना वो इनसे कैसा होगा, कमजोर। तो यहाँ तोड़ने के लिए पहले आकर्षण मजबूत था, तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा दी है ना, तोड़ते हैं ऊर्जा है ना देनी पड़ती है। अब नए आकर्षण बनते हैं, उस दौरान ऊर्जा निकलती है, तो तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी, नए आकर्षण बने, कम ऊर्जा निकली, तो क्या हो जाएगा ऑल ओवर लॉस। लॉस क्या होगा, एल्किल हैलाइड जल में नहीं घुलेगा ना, या कह दो बहुत कम घुलेगा। तो क्या कहेंगे अपन कि एल्किल हैलाइड, ये लीजिए एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं ना। कैसे होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, किंतु फिर भी जल में अल्प विलेय, कैसे अल्प विलेय यानी बहुत कम घुलते हैं, या अविलेय होते हैं। क्योंकि एल्किल हैलाइड वह जल के अणुओं के मध्य जल के अणुओं के मध्य उपस्थित पुराने आकर्षण बलों को, पुराने आकर्षण बलों को ना, पुराने आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। जबकि नए आकर्षण बनने के दौरान कम ऊर्जा निकलती है। नए आकर्षण बनने के दौरान कम ऊर्जा निकलती है, कम ऊर्जा निकलती है। तो देखो खर्च ज्यादा करनी पड़ेगी, निकली कम, निकलने का मतलब अरे जेब में आना कम है ना, तो ऑल ओवर क्या होगा, लॉस। ठीक है ना, कम ऊर्जा निकलती है, इसलिए ये जल में अल्प विलेय या कह दो अविलेय होते हैं ना, अल्प विलेय या अविलेय होते हैं। अब देखिए अब आगे, लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं, विलेय होते हैं ना, तो क्या कहेंगे, किंतु एल्किल हैलाइड कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये कार्बनिक विलायक हैं,
आदि में अधिक विलय होते हैं, आदि में अधिक विलय होते हैं। ये लीजिए, तो ये मैंने आपको, है ना, एक तो कथनांक और एक विलेयता से रिलेटेड, यानी भौतिक गुणधर्म में दो ही इंपॉर्टेंट है आपके ना, भौतिक अवस्थाएं वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछी जाती है ना, तो आप तो एक तो कथनांक याद रखें, एक विलेयता। अब एल्कोहल में देखो ना, अपन ने यहाँ भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए, तो एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म पढ़ना आसान है ना, बस हम क्या करेंगे, अभी अपन ने Cl वगैरह लगाए थे ना, FCl Bri, उसको हटाएंगे, OH लगा देंगे, बस बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम रह जाएगा ना। वही पीछे क्वथनांक में एक सवाल लिखा था मैंने, है ना, समान अनुभार वाले एल्केन ईथर वगैरह से ज्यादा होता है, ऐसे एल्कोहल में भी सेम कारण लिखेंगे ना, बस वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना। ऐसे विलेयता में भी है ना, ऐसे लिखते चलेंगे अपन ना सारी चीजें। तो आज ये आपके सारे भौतिक गुणधर्म खत्म होते हैं। कल हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म किसके, हेलो एल्केन के, और रासायनिक गुणधर्म खत्म होते ही आपके ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा आपके, मतलब ये वाला चैप्टर तो कहाँ होगा, हेलो एल्केन खत्म होते ही फिर हेलो एरिन स्टार्ट करेंगे ना, यानी अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे इसी चैप्टर में टाइम लगेगा ना, क्यों, आगे वाली रिएक्शन सबको कवर करते हुए चल रहे हैं अपन, है ना, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आए। अब जैसे क्वथनांक आएगा तो बस मुझे फॉर्मूला लिखने की है ना, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला लिखूंगा मैं सब जगह, है ना, एग्जाम्पल भी यही रहेंगे सेम, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे क्लास को आगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी, है ना, आगे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, आप शेयर नहीं कर रहे बच्चों ना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, है ना, और उनको अच्छे से पढ़ें, है ना, नोट्स वगैरह आप है ना प्रिपेयर करें, है ना, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो ऑफलाइन भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे ना, ठीक है ना, या चैनल पे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे ना, तो चैनल से भी आप, है ना, उनकी फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं ना, ठीक है बच्चों। तो आज हम क्लास को ऑफ करते हैं यहीं तक, है ना। ओके, गुड नाइट, शुभरात्रि सभी को, है ना, ठीक है, मस्त रहिए और आराम से, है ना, पढ़ाई करते रहिए ना। अब पढ़ने का मौसम अनुकूल आ गया है आपके, बिल्कुल, है ना।